हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, जिसको बोला जाता है एफआईआर। ऑल्दो जनरल वे में तो हम जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है, पर उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्निकल चीजें, वो सब हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी विच वॉज बेस्ड अपॉन लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आज शाम को 5 बजे एक जूम सेशन में कंडक्ट कर रहा हूं, तो आप चाहें तो उसको अटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एफआईआर समझाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा विच इज रिगार्डिंग कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और वो आपको अगर अरेस्ट भी करना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस को कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है, और उसके साथ ही साथ वो बिना वारंट के आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एफआईआर खाली उन्हीं केसेस में रजिस्टर की जाती है जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर होते हैं, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। तो खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर फाइल की जाती है, रजिस्टर की जाती है। तो सेक्शन 153 क्या कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वर्ड कॉग्निजेबल आ गया, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। कोई ऑफिसर इन चार्ज है और आपने उनको ओरली ये बात बताई कि सर ऐसे ऐसे इतने इतने बजे मेरे साथ ये वारदात हुई, जिस बंदे ने वारदात की वो इस रंग की शर्ट में था, इस नंबर की बाइक पे था, तो उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो ओरली आपने कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी। अब इस कंप्लेंट को जो ओरली आपने उन्हें बताई है, सुनाई है, उसको अब वो लिखित तौर पे ले लेंगे आपसे, बोलेंगे या तो आप लिख के दे दो हमें, या वो खुद ही जो आप ओरली बता रहे हैं उन्हें वो सब लिख लेंगे कागज पर। फिर बोलेंगे, फिर वो आपको पढ़ के सुनाएंगे कि आपने ऐसा 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 ऐसे मेरे को ये सब कुछ बातें बताई हैं। फिर आप बोलेंगे हाँ जी सर, यही बताया है। उसके बाद वो आपसे साइन लेंगे कि आप साइन कर दीजिए अब। और उसके बाद फिर ये जो पर्टिकुलर कंप्लेंट आपने रजिस्टर कराई है, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, इसके उसके बाद वो एक पर्टिकुलर बुक होती है हर पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस ऑफिसर के पास, उस बुक में उस एफआईआर को रजिस्टर कर देंगे। तो ये है दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आप जाते हैं, कंप्लेंट ओरली बताते हैं, फिर राइटिंग में उसको रिड्यूस किया जाता है, फिर वो आपको पढ़ के सुनाई जाती है कंप्लेंट। उसके बाद फिर आपके साइन लिए जाते हैं, फिर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है और उसको बुक्स में एंटर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पर ये जो प्रोविजन है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बाय चांस उन्होंने आपको पढ़ के नहीं सुनाई एफआईआर, तो बाद में ये बात उठ सकती है कि ये एफआईआर जेन्युइन ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने पढ़ के ही नहीं सुनाई इन्फॉर्मेंट को ये एफआईआर। तो ऐसा नहीं है, पर सेक्शन 153 ये बोलता है कि ये सब प्रोविजंस फॉलो होने चाहिए। अगली बात करते हैं कि एफआईआर लॉन्च कौन करा सकते हैं। देखिए, एफआईआर या तो विक्टिम खुद करा सकते हैं जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, या कोई विटनेस जिसने देखा हो ऑफेंस होते हुए, या ऐसा बंदा जिसको नॉलेज हो कि ऑफेंस कमिट हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है। तो ये तीनों ही बंदे एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। एक केस था तोहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस केस में फोकस किया गया कि क्या टेलीफोन के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो क्या उसे एफआईआर माना जा सकता है। तो कोर्ट ने बोला यस, माना जा सकता है। अगर कोई बंदा फोन पे बताता है कि सर ऐसे 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 मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है या किसी के साथ ये ऑफेंस हुआ है, और उस बंदे को ट्रेस किया जा सकता है जिसने इंफॉर्मेशन दी है, और वो झूठी कंप्लेंट नहीं है, और उसी वो जो कंप्लेंट फाइल की गई ओरली उसको पुलिस ऑफिसर राइटिंग में रिड्यूस कर लेता है, तो वो वैलिड एफआईआर मानी जाएगी, प्रोवाइडेड वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग हो। तो ये बात आप याद रखिएगा, टेलीफोन के थ्रू भी एक एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है, जैसे कि तोहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा गया था। अब दोस्तों, आप जानते होंगे कि निर्भया केस हुआ था 2012 में, जो कि एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। तो उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई इन द ईयर 2013, और उसने फोकस किया कि जो वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस कमिट होते हैं, तो एक स्पीडी जस्टिस मिल पाए हर एक वुमेन को, और उनके प्रोटेक्शन के लिए ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया इन द ईयर 2013। इसने बोला कि अगर कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट कमिट होता है, जैसे कि रेप हुआ, ईव टीजिंग हुआ, एसिड अटैक हुआ, या फिर ए टू जेड कोई और भी ऑफेंस कोई वुमेन के अगेंस्ट कमिट होता है, तो उस केस में जो एफआईआर रजिस्टर करेंगी वो एक फीमेल ऑफिसर होंगी। पहली तो ये बात बोली गई। दूसरी बात ये बोली गई कि बाय चांस अगर वुमेन किसी वजह से नहीं आ पा रही है पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर कराने, जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट है या ए टू जेड कोई भी रीजन है, तो पुलिस ऑफिसर खुद जाएंगे वहां पे जहां पे वो मौजूद है, उनके बयान लेंगे और एफआईआर रजिस्टर करेंगे, और उस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी,
और जो कॉपी होगी एफआईआर की वो दी जाएगी विक्टिम को एफआईआर रजिस्टर करने के बाद। तो ये भी आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद चेंज। फिर एक बात आती है जीरो एफआईआर की। जनरली आपने सुना होगा कि एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है जहां पे वो ऑफेंस कमिट होता है, पर जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद ऐड ऑन हुआ, वो ये कहता है कि बाय चांस आज ऑफेंस दिल्ली में कमिट हुआ, दिल्ली के आप मानिए दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में, मुखर्जी नगर थाने के पास से ऑफेंस कमिट हुआ, पर आप वहां से चले गए और आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई नेहरू विहार में, कोई नेहरू विहार मानिए कोई अलग जगह है दिल्ली में, वहां पे जाके आपने एफआईआर रजिस्टर कराई, तो ये वैलिड एफआईआर मानी जाएगी। वो पर्टिकुलर नेहरू विहार का जो थाना है वो मना नहीं कर सकता आपकी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, ये नहीं बोल सकता कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है ये, उनको एफआईआर रजिस्टर करनी होगी, और जब वो एफआईआर रजिस्टर कर देंगे तो इस पर्टिकुलर एफआईआर को वो फिर कंसर्न थाने में, मुखर्जी नगर थाने में वापस भेज देंगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे एफआईआर रजिस्टर हुई थी और ये ऑफेंस आपके यहाँ कमिट हुआ है, तो आप इसके ऊपर सारी जांच करिए। और जीरो एफआईआर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैसे तो एफआईआर को नंबर दिया जाता है 213, 256 जो भी, पर जीरो एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो इसको कोई नंबर नहीं दिया जाता, जीरो ही लिखा जाता है और फिर इसको उस कंसर्न थाने में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कॉपी ऑफ एफआईआर। जब भी आप एफआईआर रजिस्टर कराते हैं दोस्तों, तो ये आपका राइट है कि आप उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर से उसकी कॉपी मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई इसकी कॉपी मुझे आप दे दीजिए, और ये आपका राइट है, ये आपको दी भी जाएगी बाय द कंसर्न पुलिस ऑफिसर। अब बात करते हैं कि क्या एक्यूज जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है, क्या उसको ये राइट है कि वो एफआईआर की कॉपी मांग सकता है? तो दोस्तों सेक्शन 207 क्रिमिनल प्रोसीजर का ये कहता है कि अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जेस फ्रेम हो गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होंगे कोर्ट के, वो कॉपी ऑफ एफआईआर दे सकते हैं टू द एक्यूज। एक्यूज फिर उस एफआईआर की कॉपी लेने के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है एज पर सेक्शन 207 फ्रॉम द पर्टिकुलर कोर्ट। कोर्ट उसे वो कॉपी देगी फिर एफआईआर की जब इन्वेस्टिगेशन और चार्जेस फ्रेम हो चुके होंगे उसके बाद। वहीं सेक्शन 173 सब क्लॉज 5 और 7 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाए, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तो बंदा चाहे तो कोर्ट से ही नहीं, वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर, कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी उस एफआईआर को ले सकता है। ये एक्यूज की बात मैं कर रहा हूँ, कंप्लेनेंट की तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके पास तो राइट है ही, वहीं एक्यूज के पास भी ये राइट है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उसके अगेंस्ट, तो वो कॉपी ले सकता है कोर्ट से एज पर सेक्शन 207 और पुलिस स्टेशन से एज पर सेक्शन 173 सब क्लॉज 5 एंड 7 ऑफ सीआरपीसी। पर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो अगर एक्यूज चाहे एज पर सेक्शन 76 ऑफ एविडेंस एक्ट, अगर एक्यूज चाहे तो वो इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकता है। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा भी नहीं हुआ है, चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुआ है, तो उससे पहले भी अगर एक्यूज चाहे तो एफआईआर ऑब्टेन कर सकता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। एक लीगल फीस लगती है सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के लिए, वो फीस भरे तो उसे सर्टिफाइड कॉपी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले भी मिल सकती है अंडर सेक्शन 76 ऑफ एविडेंस एक्ट, क्योंकि सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक एफआईआर में और एक पुलिस कंप्लेंट में। दोस्तों अभी खाली आप एक छोटा सा डिफरेंस जानिए, वो ये है कि एफआईआर खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में रजिस्टर की जाती है, वहीं जो पुलिस कंप्लेंट होती है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों कैटेगरी के ऑफेंसेस में फाइल की जाती है। एफआईआर खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कंप्लेंट कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों में फाइल की जाती है। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एविडेंटरी वैल्यू को लेके, पनिशमेंट को लेके, तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा जब मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको एट लेंथ एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है कि अगर बाय चांस पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि भाई मैं आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों ये इलीगल भी है, इलीगल भी हो सकता है कुछ केसेस में और लीगल भी हो सकता है। लीगल किस केस में हो सकता है? अगर बाय चांस आपकी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च ना करे, अगर बाय चांस वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्योंकि एफआईआर तो खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर होती है। अगर बाय चांस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं कि भाई साहब एफआईआर नहीं लॉन्च हो सकती इसमें, क्योंकि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस केस में कुछ इलीगल नहीं हुआ। वहीं पर बात ये हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सारी चीजें फुलफिल हो रही हो, उसके बाद भी एफआईआर आपकी रजिस्टर ना की जाए, तो ये कॉन्ट्ररी टू लॉ माना जाएगा, ये लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट माना जाएगा। और इस केस में बहुत सारी रेमेडीज आपके पास है अगर बाय चांस पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है। तो बाय चांस माने कि पुलिस ने एफआईआर आपकी रजिस्टर करने से मना कर दिया और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, which is defined under which is stated under CRPC, कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
एफआईआर रजिस्टर करने से पुलिस ने मना कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, रिटन कंप्लेंट। या तो आप एसपी को भेज सकते हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप वो रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं कि ऐसे 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 मेरे साथ वारदात हुई पर पुलिस ने मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं की। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये देखेंगे कि क्या सच में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे, या तो वो खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे, या फिर वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि भाई आप एफआईआर रजिस्टर करो और इसके ऊपर एक्शन लो, इन्वेस्टिगेशन करो। वहीं एक और जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है वो ये है कि आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और डैमेजेस या कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं पुलिस से अगर उन्होंने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, प्रोवाइडेड कि नॉन रजिस्ट्रेशन से जो पुलिस ने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की उसकी वजह से आपकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कर्टेल हुई हो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट पिटीशन का भी आपके पास एक तरीका है जिसमें आप डैमेजेस कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं और अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी रेमेडीज हैं जो कि अवेलेबल हैं अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है पुलिस। उसके बाद ही हम जानते हैं कि क्या इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू होती है, क्या एफआईआर को एविडेंस के तौर पे माना जा सकता है। तो दोस्तों वैसे ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता क्योंकि इसको ट्रायल के दौरान कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ऐसा मतलब इसको एविडेंस के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू स्क्रूटिनाइज किया जाता है। तो इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस पर एक कोरोबरेटिव एविडेंस है। अगर बाय चांस केस चल रहा है और कुछ कहानी आई है कि ऐसे 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 वारदात हुई थी तो उसको सपोर्ट करने के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा सकता है। कोरोबरेटिव एविडेंस होता है जो सपोर्टिव एविडेंस होता है, तो एज अ सपोर्टिव एविडेंस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस कहानी को सपोर्ट करने के लिए। वही बात आती है डाइंग डिक्लेरेशन की, जैसे मुझे मारा वारा गया लोगों द्वारा और मैंने बता दिया पुलिस ऑफिसर को कि सर ऐसे ऐसे मुझे मारा गया है, मेरे बहुत खून निकल रहा है और मेरी फिर डेथ हो जाती है, इस बंदे ने मेरा को मारा है और बाद में मेरी डेथ हो जाती है। तो जो मैंने बोला जो मेरी डाइंग डिक्लेरेशन है ना, इसको फिर इस केस में जो एफआईआर रजिस्टर की जाएगी उसको सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा एज पर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस केस में सब्सटैंटिव एविडेंस हो जाएगा जब मैंने मरते मरते कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी हो, वैसे वरना ये कोरोबरेटिव एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है, कोई सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑन एफआईआर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा जिससे कि मैं आगे भी सीआरपीसी पे और वीडियोस अपलोड कर पाऊं। मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद आया है या नहीं आया आपके लाइक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।